अब चूंकि आपने ये तो बता दिया है कि मोदी जी ही हमारे अगले प्रधानमंत्री रहेंगे, तो ये सवाल तो खारिज ही हो गया मेरा कि मोदी नहीं तो कौन। क्योंकि जैसे ही कोई कहता है कि मोदी जी तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मैं फिर अगला सवाल यही पूछती हूँ कि अच्छा जी मोदी नहीं तो फिर कौन। और फिर कौन की जब बारी आती है तो फिर बारी योगी आदित्यनाथ की आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके बाद वही पॉपुलर है। तो लगता है कि क्या यूपी से निकलकर वो केंद्र में तो नहीं चले जाएंगे। तो ये तो सवाल मेरा पूछने के पहले ही खारिज हो गया कि योगी जी तो नहीं बनने वाले अगले प्रधानमंत्री। तो जब ये कंफर्म है कि वो अगले प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, तो 29 के पहले 27 और 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वहां का दो बड़ा चेहरा, एक तो योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनने वाले। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, क्योंकि वो भी बड़े पॉपुलर इस समय हैं। तो इनकी कुंडलियां क्या कहती हैं? अखिलेश जी की कुंडली मेरे पास है उपलब्ध। अब उसमें हो सकता है कि 10-15 मिनट का फ़र्क हो, लेकिन काफ़ी अच्छी सटीक मेरे पास उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। और वो ये है कि काफ़ी सशक्त हो रहे हैं, काफ़ी बलिष्ठ हो रहे हैं, इस बार काफ़ी बल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उनका बल जो है वो योगी के सामने हल्का है, और योगी जो हैं वो फिर अपना परचम लहराएंगे और वो फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज होंगे। तो अखिलेश जी इज़ श्योरली गोइंग टू गेट मोमेंटम, और योगी जी इज़ स्टिल गोइंग टू हैव या फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर। तो अगर अखिलेश जी को बनना है मुख्यमंत्री, तो मेरे पास उपाय है उनके लिए। क्या बात है, उम्मीद मैं यही कर रही हूँ कि अखिलेश जी फिर सुने भी इस पॉडकास्ट को और उपाय अपनाए भी। और ये उपाय ज्योतिष के बिल्कुल सटीक होते हैं। उपाय ये नहीं है कि ये पूजा कर लो, क्या ये मंत्रा कर लो। तो उपाय मैं तो ये ऐसे है ही कि सोच रही थी मुझे लगा आप कोई मंत्र जाप करने देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कुंडली की बात करूं जैसे, तो आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर कोई बैठा हुआ है तो वो आपकी माँ है, सूर्य आपके पिता हैं, मंगल आपके भाई हैं, राइट, बुध हैं तो वो आपके जो मंत्री हैं या फिर आपके संतरी हैं वो हो जाते हैं, गुरु आपके वरिष्ठ हो जाते हैं, आपके पिता हो जाते हैं, आपके गुरु हो जाते हैं, शनि आपके नौकर चाकर और जो आपके हुक्म के जो जो आपकी बात मानते हैं सारी, वो हो जाते हैं। इस प्रकार से सारे ग्रह की पोजीशन होती है। तो यदि मैंने अखिलेश जी की कुंडली देखी है तो मैं ये क्या कहूँगा उनसे कि भाई आप यदि नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, मैं क्यों इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं बन रहे हैं, कि कोई ना कोई ग्रह जो है वो परेशानी क्रिएट कर रहा है। मान लीजिए मैं बता नहीं रहा ये, लेकिन फिर भी मैं ज्यूम करवा रहा हूँ, हाँ, राहु, वो गोपनीय है, मैं समझ रही हूँ। हाँ, राहु मान लीजिए परेशानी क्रिएट कर रहा है। राहु इज पब्लिक, राहु इज पब्लिक, वो परेशानी क्रिएट कर रही है। तो अब आप राहु के जाप जितने मर्जी करा लीजिए, लेकिन पब्लिक कैसे मानेगी उस बात से? पब्लिक तो नहीं मानेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक को मनवाना पड़ेगा। उपाय, पब्लिक को मनवाने का उपाय करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ नहीं मान रही है ये भी मैं बता सकता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ से परेशानी हो रही है। जब कुंडली मैं खोलता हूँ उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के अंदर देखता हूँ कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर राहु अपनी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं बताऊँगा कि लखनऊ में कर रहे हैं, कि रायबरेली में कर रहे हैं, कि रामपुर में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ये बताऊँगा, ये परेशानी है। तो जाइए वहाँ पर पब्लिक के बीच में, अपने लोगों को परिवर्तित कर दीजिए। ये आदमी वहाँ पर नहीं काम करेगा, वो वाला आदमी यहाँ काम करेगा, उसका चार्ट बेटर है, वहाँ लेकर आइए, वो पब्लिक आपके लिए अच्छी हो जाएगी। दिस वेज हम उसको पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं और उनके लिए वो फ़ायदेमंद कर सकते हैं, यदि वो चाहें तो। ठीक बात है, अगर वो चाहें, उनकी कुंडली के ग्रह चाहें। लेकिन अभी तो ग्रहों की स्थिति देख के आपने यही बताया कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए आप विनय जी, लोग ऐसा बोलते हैं आपको, मतलब मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कमेंट सेक्शन में अब लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये तो मोदी भक्त हैं, ये तो खाली बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा होता है, सामने से भी होता है ऐसा आपके साथ? देखिए, बात भक्त की नहीं है। मैंने फिर बताया कि आई एम नॉट टॉकिंग ऑन एनी तथ्य, मैं बात पढ़ रहा हूँ हॉरोस्कोप की। अब
मैंने अखिलेश के लिए भी उपाय बताया, तो मैं मोदी भक्त तो नहीं हुआ। मैं तो अखिलेश को कह रहा हूँ कि भाई तुम आओ मेरे पास, तो तुमको कैसे डिफीट करना है योगी जी को वो बताऊंगा मैं। तो 2025 में आपको 2027 का प्रिडिक्शन भी मिल गया, 25 वाले इलेक्शन का तो मिला ही है, 26 का मिला है, 27 का मिला है, 29 का मिला है। तो मुझे लगता है इतना तो भविष्य बहुत होता है जानने के लिए। अब लोग शायद अपना पर्सनल भविष्य भी आपसे समझना चाहेंगे, और मुझे लगता है एक अगर गुणी आदमी सामने बैठा हो तो उसकी जितनी हो सके विद्या हम ले पाएं, इसी में फिर मेरे पॉडकास्ट का भी भला है। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं, आजकल हम बहुत देख रहे हैं विनय जी कि रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, लोग लव मैरिज कर रहे हैं और लव मैरिज नहीं सस्टेन कर पा रही है, पूरा घर परिवार सबसे लड़ करके लड़का लड़की ने शादी की और वो भी 6 महीना साल भर ही चली, उसके बाद नहीं चल पाई। तो क्या ये जो रिलेशनशिप का टूटना है, इसके लिए कुंडली के ग्रह जिम्मेदार होते हैं या साल भी जिम्मेदार होता है कि भाई 25 में ज़्यादा टूटेंगी शादियाँ, 26 में ज़्यादा टूटेंगी, ये कैसे होता है? साल से तो हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते। हम हाँ कोरिलेट ये कर सकते हैं कि दशाएं ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। अब दशाओं से मेरा क्या अभिप्राय है मैं बताता हूँ आपको। कि मान लीजिए कि एक बात हम करते हैं रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप के अंदर हुआ ये कि दोनों को आपस में प्रेम हुआ और विवाह हो गया। यानी कि आपस में जो भी चीज़ थी या वीनस था वो एक्टिवेट हो गया या सुपर एक्टिवेट हो गया राहु के माध्यम से, और वो शादी के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद असली बुद्धि जागी या असली बात जागी। जुपिटर ने कहा कि अरे क्या कर लिया, या बुध ने कहा कि तुम्हारे तो बुद्धू थे पहले और अब क्या बात तुमने कर ली, है तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिससे शादी होनी चाहिए थी। अब वो जागृत हो गए। वो जागृत कैसे होते हैं? वो दशाओं पे होते हैं कि कौन सी दशा चल रही है। आपको कभी कभी लगता है ना कि अरे ये बात थी क्या। ऐसा नहीं है कि आपको ये बात पहले पता थी, आपको तुरंत पता लगी यार वो तो मेरे साथ छल कर रहा था, हाँ। या उसने मुझे बैकस्टेप किया है, उस समय नहीं पता था आपको। जैसे ही आपको एक जागृति आई दशाओं के कारण या ट्रांजिट के कारण, तो वो जो है वो नेगेटिविटी जागृत हो गई। तो बहुत बार जैसे मेरे पास कोई कपल आता है, वो कहता है कि हम मैरिज करना चाहते हैं, अच्छी डेट क्या होगी? तो मैं कहता हूँ 2 साल ठहर जाओ या 1 साल ठहर जाओ। वो इसलिए कि अभी आपकी दशा ठीक नहीं चल रही है। शादी तो कर लोगे, लेकिन उसके बाद ये नेगेटिविटी जो आपके भीतर की है वो जाग जाएगी और उसके बाद आप अलग हो सकते हो। अब इसके लिए 2 फायदे होते हैं। एक तो वो रोक देते हैं अपने विवाह को, अगर वो मेरी बात मानते हैं तो, और वो नेगेटिविटी जागृत हो जाती है और बिना शादी किए वो सेपरेशन हो जाता है 6 महीने के बाद। हाँ। तो ख़त्म हो गई बात। हाँ। जो चीज़ शादी के बाद होती वो शादी से पहले हो गई। और दूसरी बात ये है कि उसके बाद भी वो लड़ झगड़ के किसी प्रकार से रहते हैं रिलेशनशिप में, तो वो कितनी विषमताएं आने वाली हैं वो समझ जाते हैं कि भाई इसकी मुझे माँ से भी झेलना पड़ेगा, इसके बाप से भी झेलना पड़ेगा, इसकी मौसी से भी झेलना पड़ेगा, इसकी बुआ को भी झेलना पड़ेगा, तब जाकर चलेगी रिलेशनशिप। तो वो 1-1.25 साल के अंदर ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं और फिर दशाएं कॉन्ड्यूसिव हो जाती हैं। जब मैंने बताया कि जब दशाएं कॉन्ड्यूसिव हो जाएंगी, सब शादी करते हैं और उसको पहले से पता होता है कि कहाँ कहाँ पर परेशानी आने वाली है, वो पहले से देख चुके होते हैं ड्रामा सारा का सारा, तो शादियाँ बच जाती हैं। तो कुछ शादियाँ इम्पॉसिबल होती हैं, होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो जितना मर्जी, क्योंकि मैंने देखा कि 10-10, 12-12 साल की रिलेशनशिप शादी नहीं चली 3 महीने भी। और बहुत बार ये होता है कि जानते नहीं थे, एक दिन भी शादी हो गई और उसके बाद वो 20-20, 25-25, 30 साल से वो दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड फॉर दैट मैटर। तो अगर हॉरोस्कोप के अंदर जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, मजबूत हैं शादी के, तो रिलेशनशिप चलना आरंभ हो जाती है। लेकिन ध्यान देना, रिलेशनशिप पंचम भाव होता है, यानी कि लव इज़ 5th हाउस और शादी 7th हाउस है। जैसे ही लव शादी के अंदर कन्वर्ट होता है तो 5th हाउस ख़त्म, यानी कि प्रेम जो था वो ख़त्म। अब 7वां भाव शुरू हो गया, यानी कि रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये शुरू हो गई। ये डिफरेंट तरीका होता है। तो बहुत लोग क्या होता है कि जब तक रहते हैं रिलेशनशिप में, प्रेम में, तब तो बहुत रोज़ी रहता है मामला, लेकिन जैसे ही शादी के अंदर उन्हीं के साथ कन्वर्ट होता है और वैसे ही तुरंत ही जो है पाकिस्तान इंडिया की वॉर शुरू हो जाती है। कभी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है। तो इसको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है।
क्या इसमें कुंडली मिलान से कुछ हद तक सफलता पाई जा सकती है? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, ये हालांकि विरोधाभासी भी है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कई बार मैंने देखा है कुंडली मिलाकर अरेंज मैरिज हुई लेकिन वो भी सफल नहीं हुई, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और कई बार देखा है बिना कुंडली मिलाए शादी की गई, सपोज लव मैरिज वो है और वो बहुत अच्छे से चल रही है, सक्सेसफुल है। तो कुंडली मिलान का क्या रोल रहता है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज कुंडली मिलान? क्या होता है कुंडली मिलान? आप क्या समझती हैं कुंडली मिलान को? अलग अलग राशियों और नक्षत्रों पे पैदा हुए जो लोग हैं उनके गुण मिलाए जाते हैं कि एक राक्षसी प्रवृत्ति का और दूसरा मानवीय प्रवृत्ति का तो नहीं है। हाँ। एक का गण वानर और दूसरे का मनुष्य तो नहीं है, ऐसे ही शायद मिलान किया जाता है। और मैंने बहुत पहले विनय जी ऐसा सुना है कि जो नाड़ी दोष है वो आज के टाइम में जो हम लोग ब्लड ग्रुप मैच करते हैं तो शायद वो उस तरह से होता है और उससे। बहुत अच्छा कहा आपने, और यही लोग सब मानते हैं जो आप कहती हैं। और ये 20% ऑफ द मैच है, सिर्फ 20% ऑफ द मैच। इसको हम बोलते हैं अष्टकूट मैच, जिसके अंदर हम 8 तरह के कूट मिलाते हैं, जिसके अंदर नाड़ी भी होता है, बकूट भी होता है और बहुत सारे होते हैं। सबसे ज़्यादा अंक जो होते हैं बकूट के 7 और नाड़ी के 8 होते हैं, तो इसलिए 36 में से ये 15 गुण तो यहीं के हो जाते हैं। और लोग जो हैं, मैंने देखा कि कंप्यूटर्स के ऊपर नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और देखा कि 22 गुण मिल गए। शादी कर लेते हैं। या शादी के लिए बात कर लेते हैं। और मान लिए कि 12 गुण मिले या 8 गुण मिले तो नहीं शादी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर मना कर दिया उसने, शादी नहीं हो सकती। दिस इज़ जस्ट 20% ऑफ द मैच। ये 80% तो भी आपने मैच ही नहीं किया, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ होती है। शादी क्या करना है? शादी जो है आजकल चेंज हो चुका है, पूरा परिप्रेक्ष्य चेंज हो चुका है। आजकल मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ, मान लीजिए पॉडकास्ट का चलन आज से 100 साल पहले शुरू किया होता, यहाँ पर कोई सज्जन बैठे होते, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा होता, तब नारियों को काम करने की स्वायत्ता नहीं थी, नारियाँ काम नहीं करती थी, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तब हम किसी और तरीके से कुंडली मिलाते थे कि ये घर के अंदर सेटल तो हो जाएगी, ये बच्चे पैदा कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये जो है खाना बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, अगर हमारे घर में कुछ बच्चे हो गए तो उनको ये डांस सिखा सकती है कि नहीं सिखा सकती है, राइट, इसको सिलना कढ़ाई करनी आती है कि नहीं आती है। ये जो है गुण मिलान होते थे, जो जिसकी आप बात कर रही हैं, ये वो था। आज की डेट में अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो IVF है, और कपल्स के बीच में क्लैरिटी है कि बच्चे नहीं भी होंगे तो गोद ले लेंगे, ये भी क्लैरिटी है। इंपॉर्टेंट क्या है? आपसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लव है वो ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। वो शादी के 10 साल के बाद भी रहना चाहिए, कुछ 50-60% तो रहना चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या है कि झगड़े हो रहे हों तो जब रात को सोएं तो वो झगड़े समाप्त करके सो जाएं। दे शुड स्लीप विद द झगड़ास। ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, एंड बिफोर दैट कि जिनकी शादी हुई है वो सफिशिएंट जिंदा रहेंगे ना, सफिशिएंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ। ऐसा ना हो कि एक जो है वो अल्प आयु का हो और एक मध्यम या दीर्घ आयु का हो, तब भी गड़बड़ हो गई। तो मैचिंग की परिभाषा बदली हुई है, और हम अभी मैच वही कर रहे हैं कि कढ़ाई करनी आती है कि नहीं आती है, बर्तन धोने आते हैं, कौन कर रहा है आज की डेट में ये काम। हमने मैच तो वो किया था। आज की डेट में मैच तो डिफरेंट है, एक नई आयाम है। आपके घर में लड़की आएगी और वो कमाएगी, मैच ये करना है कि वो तनख्वाह नहीं देगी तो तुम खुश रहोगे कि नहीं रहोगे। या तुम्हारे पेरेंट्स ये तो नहीं कहेंगे यार वो कमाती है लेकिन जाती है सुबह से शाम तक, हमको खाना बनाना पड़ता है और तनख्वाह तो देती नहीं है वो कुछ भी, उसके तो अपने खर्चे इतने हैं। या फिर रात को मान लो वो देर रात आ रही है 1 बजे, तो हमको ये गवारा है कि नहीं, ये मैच चाहिए ना। अब मैच डिफरेंट है। तो कुंडली के अंदर देखने का परिप्रेक्ष्य एंगल चेंज है। तो जो वो पंडित जी बैठते, मैं देखता हूँ कि बहुत बार जब मैं PhD कर रहा था इसके अंदर, तो मुझे हॉरोस्कोप नहीं मिलते थे, 50,000 हॉरोस्कोप चाहिए थे मुझे, तभी तो मैं बनता ज्योतिषी। कहाँ से मिलेंगे मुझे 50,000 डिवोर्सी लोग या जिनके डिवोर्स हो रहे हो। मैं जाता था कोर्ट में जहाँ पर डिवोर्स के लोग मिलते थे मुझे, जो कि बैठे होते थे अपनी अगली तारीख डॉक्टर उनके पास जाने के लिए, जज साहब के पास जाने के लिए। मैं पूछता था कि आपकी कुंडली मिली थी जब शादी हुए थे, तो उसमें से मुझे
40-50% मुझसे बात कर लेते थे कि सर हमारी तो कुंडली मिली थी और उसके बाद भी हमारा डिवोर्स हो रहा है, और पंडित जी ने बोला था कि हाँ कुंडली मिल गई हमारी। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब कुंडली वो मिल गई थी तो अब डिवोर्स क्यों हो रहा है? डिवोर्स का मतलब पैमाना डिफरेंट है ना, सोच डिफरेंट है, आयाम डिफरेंट है। अब ग्रह उस प्रकार से काम नहीं करते हैं, अब ग्रह डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब लड़का खेती करने नहीं जा रहा है जिसको बीवी को घर 4 रोटी सेक के उसके लिए लेके जाना है सर के ऊपर। अब वो वैसे ग्रह मैत्री करनी ही नहीं है। अब तो ये करना है कि अगर लड़की नौकरी करती है तो क्या लड़का शाम को 6 बजे आकर 2-4 रोटी सेक सकता है? ये नहीं सेक सकता। ये ग्रह मैत्री चाहिए। कौन कपड़े धोएगा? ये ग्रह मैत्री करनी है, कपड़े धोने ही नहीं है, ये ग्रह मैत्री है। तो बिल्कुल आयाम बदल गए। तभी मैंने आपसे कहा था कि आप क्या समझते हैं ग्रह मैत्री? वो ग्रह मैत्री है ही नहीं, वो मैचिंग ऑफ द हॉरोस्कोप है नहीं जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। एंड टू माई सरप्राइज मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डू नॉट नो दिस। उनको पता ही नहीं है कि हमको देखना क्या है। ये परेशानी वाली बात है। ये बहुत गूढ़ बात आपने मुझे लगता है बता दी है, और मेरे व्यूवर्स को भी अब ये सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो शायद अपने बेटे या बेटी की शादी की तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही जा कर के किसी ज्योतिषी के पास वो मैच मेकिंग कराएंगे। तो ये जो दिव्य चक्षु आपने खोला है ना यहाँ पर विनय जी, कि आप जो सोच रहे हैं कि आप मैच मेकिंग करा रहे हैं, ये दरअसल वो है ही नहीं। हम अभी भी 100 साल पुरानी पद्धति पर हैं, और वो 80% वाला ज्ञान आपको जिस ज्योतिषी या जिस गुरु के पास मिले, फिर आप वहाँ पर जाइएगा मैच मेकिंग कराने। और भगवान न करे अगर किसी के जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सेपरेशन वाला योग इस समय एक्टिव है, तो फिर वो पंडित जी को दोष आप ना दें कि जी बता करके मिला करके तो कुंडली शादी कराई थी और उसके बाद भी ये देखना पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, मैं कह सकती हूँ कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। आपने कहा ज्यादातर ज्योतिषी जानते नहीं है, मैक्सिमम लोग पुरानी पद्धति से ही मिला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये फिर सेपरेशन वाला जो योग है, वो अगर किसी की कुंडली में है तो क्या उपायों के जरिए उसे रोका जा सकता है या फिर होने देना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन ये है कि सेपरेशन का योग है तो कुंडली मिलान से खत्म हो जाएगा, राइट? अच्छा। एक लड़का है एक लड़की, हाँ। दोनों की कुंडली में सेपरेशन योग है तो 100% होके रहेगा। और एक की कुंडली में है तो हमने लड़के से उसकी जैसे शादी कर दी जिसमें अंदर वो योग नहीं है, यानी कि एक में है और एक में नहीं है, तो दैट इज नोन एज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, कि हमने मैच कर दिया उसको। इसकी नेगेटिव एनर्जी थी एक हॉरोस्कोप की, हमने दूसरे हॉरोस्कोप से मैच कर दिया। एक के अंदर था कि भाई इसकी शादी कम चलेगी, या केतु महाराज बहुत परेशानी कर रहे हैं 7th हाउस के अंदर, वो कह रहे हैं कि मेरे तो जुपिटर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है मामला, शादी कर दो आपस में, थोड़ी बॉडी फाइटिंग होगी लेकिन चल जाएगा काम। अगर मान लीजिए कि इसकी कुंडली में भी सेपरेशन योग है, दूसरी कुंडली के अंदर भी सेपरेशन योग है, तो फिर आपने x + x 2x कर दिया। अब जो है सेपरेशन होके रहेगा, जैसे ही वो जो सेपरेटिव प्लैनेट्स होते हैं वो एक्टिव होंगे बाय ट्रांजिट और बाय दशा, किसी भी तरीके से एक्टिव होंगे तो वो सेपरेशन कर सकते हैं। उपाय होते हैं, फिर बताता हूं। उपाय होते हैं। अगर एक एथलीट की टांग टूट जाए, ही कैन नॉट रन, हाँ उसका प्लास्टर लगा के उसको चलाया जा सकता है, वो उपाय कर दिया हमने। लेकिन तुम कहो कि भाग रहा है वो भाग नहीं रहा होता, राइट? तो रेमेडीज को आप रेमेडीज समझ के चलिए। रेमेडीज से आपको बूस्ट मिलता है, रेमेडीज से आपको पॉजिटिविटी आती है, लेकिन आपको किस चीज़ के लिए चाहिए ये तो समझ लीजिए। लोग कहते हैं कि कोई उपाय बता दीजिए कि हमारे लड़े ना आपस में। पहला बात तो ये है कि वो लड़के हो रहे हैं ये तो समझो। उसके बाद जब समझ लोगे तब भगवान के पास जाओ, ये भगवान ये जो है बहुत चिल्लाती है या वो बहुत जो है गुस्सा करता है, इसके गुस्से को ख़त्म करो, मेरे गुस्से को ख़त्म करो। हमें पता ही नहीं है हम क्यों भगवान के पास जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बस भगवान हमारे ऊपर आशीर्वाद दे दें और हम चिल्लाना चीखना बंद कर दें। नहीं, वो चिल्लाना चीखना हो क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, दैट हैज़ टू कम फर्स्ट एंड दैट इज़ सीन थ्रू द हॉरोस्कोप। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर परेशानी है क्या। मैं उनको बताता हूँ कि भाई तुम्हारे अंदर परेशानी क्या चल रही है, वॉट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम दैट इज़ मेकिंग यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद दिस फेलो। इस कारण से है, इसको ख़त्म करो। तब समझ में आता है कि यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती शायद, तो इसका मतलब कुंडली मिलान ठीक तरह से हुआ नहीं तुम्हारा। हाँ,
लेकिन ये उपाय क्या होते हैं, मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, और ये इसलिए भी क्योंकि ज़्यादातर ज्योतिषियों को हमने देखा है कि वो या तो आपको रत्न पहना देते हैं उपाय के नाम पे, वो या तो किसी मंत्र जाप के लिए आपको कह देते हैं, या बोल देते हैं कि मंदिर में जाके इतने दिन तक जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक करा लो, किसी तरह की पूजा पाठ वो आपको बताते हैं। टोने टोटके का भी आजकल तो विनय जी बड़ा चलन है, आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने देखा होगा कि तकिए के नीचे ये रख लेना, ये पेंटिंग टांग लेना, या ये लिख लेना, ऐसे बहुत से टोने टोटके भी हैं चलन में। तो उपायों का असली अर्थ क्या होता है? देखिए, मैं तो वैदिक ज्योतिष करता हूँ, सनातनी हूँ, तो मैं तो टोने टोटके वाले उपाय देता नहीं, ना मानता हूँ। कुंडली के अंदर ग्रहों के हिसाब से उपाय बताए जाते हैं, और ध्यान दीजिए कि कुंडली के अंदर 3 तरीके के ग्रह होते हैं। एक होते हैं आपके मित्र, एक होते हैं आपके शत्रु, एक होते हैं सम यानी कि न्यूट्रल। तो आपको तो पता ही है, ये तो नॉर्मल नियम है कि मित्र बलिष्ठ होना चाहिए, शत्रु कमज़ोर होना चाहिए, और सम जो है उसको कुछ करो करो ना करो एक ही बात है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल है, वो उसको छोड़ दो। तो जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि मित्र कमज़ोर तो नहीं है। अगर कमज़ोर हैं तो उनके रत्न पहना सकते हैं, और यदि एनिमी आपके बलिष्ठ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन आपके मान लीजिए कि आपके एक बहुत बड़ा एक गुंडा है और वो उससे आपकी ठन चुकी है, तो आप उसको अपने घर में बुलाएंगे चाय पीने के लिए? नेवर। आप वो पता लगेगा कि यार वो कुछ कर रहा है, वो फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था, तुम किसी से कहोगी कि जाकर उसको मना कर दे, यार मेरे से पंगा ना ले। हाँ। दान करे जाते हैं उनके, एनिमीज़ के दान किए जाते हैं, मित्रों को धारण किया जाता है, और सम के अगर वो हम फ़ायदा लेना हो दशाओं में, उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। जो न्यूट्रल होते हैं उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, एक्साइट किया जाता है उनको। यदि वो हमारे किसी क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी कि दशा में आ रहे हैं, ट्रांजिट में आ रहे हैं, तो उनको हम किसी तरीके से पॉजिटिव करने की चेष्टा करते हैं। तो ये एक मूलभूत तरीका होता है। तो यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। मैंने देखा कि लोग जो हैं भाई वो गए थे, शिव जी की पूजा की उन्होंने, और वो उसकी लड़की की शादी हो गई, तो तू भी कर ले भाई गौरी। ऐसे नहीं होता है। कुंडली में कौन सा ग्रह हमको बलिष्ठ करना है, कौन सा निर्बल करना है, कौन रोके रखा हुआ है। और आजकल तो राहु केतु के भी बहुत उपाय किए जाते हैं, जिसकी आप तंत्र मंत्र की बात कर रही थी। वो उपाय क्या होते हैं कि आजकल बच्चों को जागृति ही नहीं आती है। मान लीजिए हम मैरिज की बात करते हैं तो 30 साल तक तो उनको लगता भी नहीं है कि शादी भी करनी चाहिए, जागृति ही नहीं होती है। 31, 32, 33, 34 साल में जब उनको लगता है अरे अब तो हम शादी करनी चाहिए, और तब उनको अपने हिसाब से मिलते नहीं है कि उन्होंने देखा बहुत, दुनिया बहुत बड़ी देखी होती है। अब उनको लगता है कि ऐसा चाहिए या इस प्रकार की चाहिए, तो वो एक मिसमैच हो जाता है। तो नेगेटिव ग्रहों को बलिष्ठ किया होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी तरीके से कुंडली में पता चल जाए कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह जो है वो विरोधी है, उस प्रकार से उपाय करें तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इन उपायों का फ़ायदा होता है? जी बिल्कुल होता है। रूट कॉज जो है वो पता लगना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और प्रश्न हमेशा से मुझे परेशान करता है, जो मुझे लगता है कि इसका मुझे काश सही अर्थ या सही जवाब मिल जाए, कि कर्म प्रधान जीवन होता है या पुनर्जन्म वाले जो कर्म होते हैं वो प्रधान जीवन होता है? आपके पूर्व जन्म वाले, मतलब वो जो कुंडली में लिखा होता है, तो दोनों में से क्या ज़्यादा बली है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यहाँ पर ना मैं ये कहूँगा कि दोनों बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी सन 1991 है, मान लीजिए। अब 1 जनवरी सन 1991 को आप कहीं पर पैदा हुई, और जैसे ही आपकी कुंडली बनी तो उसके अंदर कुछ ग्रह पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे। आपने तो एक क्षण भी अभी पृथ्वी के ऊपर जिया नहीं, अभी आप रोई भी नहीं, लेकिन आपकी जो है वो कुंडली बन गई। तो ये आया कहाँ से है? ये पिछले जन्म से आया, इस जन्म का तो है ही नहीं है। जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिली, आपके जो सेट ऑफ इक्वेशंस मिली, आपके मदर, फादर, आपके रिश्तेदार, आपके डॉक्टर्स जिन्होंने आपको डिलीवर किया, आपके घर पहुंची गाड़ी में या स्कूटर में या तांगे में या रिक्शा में, या माँ जो है वो पैदल पैदल ही लेके चली गई, ये सारी की सारी आपको ब्लेसिंग्स जो हैं फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ ही तो मिल रही हैं सारी की सारी। आपको कोई बहुत अच्छा परिवेश मिल गया
दैट इज़ द ब्लेसिंग्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले जन्म के बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में कैरी करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पिछले जीवन की जो कि कैरी होके आती हैं, जिसके अंदर आपको, यदि आपने इस जीवन के अंदर कोई प्रयास नहीं किया तो आप वैसे ही जिएंगी जैसे आपने पिछले जीवन को जिया था। कॉपी पेस्ट ही रहेगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि मेरी कुंडली के अंदर लिखा हुआ है कि मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए कोई, किसी ने किसी को कह दिया कि, और वो मेरे पास आया, तो मैंने कहा कि ये इस जीवन का तो है ही नहीं, आपका पिछला जीवन अच्छा नहीं था गृहस्थ, ये कहा गया। अच्छा। इस जीवन के अंदर तो आपको प्रयास करना है उसको ठीक करने के लिए। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो कॉपी पेस्ट तो वही होने वाला है जो पहले जीवन में किया था। आपने अपने आपको कैसे मॉडिफाई किया? मॉडिफाई नहीं किया। आपने अपने आप को मॉडिफाई करना है ना। आपकी आत्मा का अंतिम गंतव्य कहाँ पर है? मोक्ष मिलना है, बैकुंठ धाम में श्री चरणों में जाना है, यानी कि प्रोग्रेशन होना है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर तीसरे शरीर। वो कैसे जाएगा? मोक्ष कब मिलता है? जब सारे के सारे क्वार्टर्स, 12 के 12 भाव कुंडली के अच्छे हो जाएंगे, आपने सबके साथ न्याय कर लिया होगा, पेंडिंग कर्मस नहीं होंगे पिछले जन्म के, बिल्कुल मॉडल हो चुकी होंगी आप एज फार एज द हॉरोस्कोप गोज, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको मॉडिफिकेशन तो करना ही है। तो जो मैं आपकी कुंडली पढ़ता हूँ वो आपके पिछले जन्म की कुंडली है, और मैं कहता हूं कि आपका करियर अच्छा होगा, तो इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड विद अ गुड करियर। मैं कहता हूं कि आपका ये चीज़ अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ मान लीजिए, तो दैट मीन्स वो आपके पिछले जीवन में खराबी थी, उसको इस जन्म में ठीक करना है, और वो फ्री विल से ठीक करना है। जुपिटर जहां बैठा हुआ है वो कैसे ठीक कर सकता है उसको? आपके अंदर उसकी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लुकिंग एट अ हॉरोस्कोप। आप समझने की कोशिश कीजिए। भगवान यही कहते हैं कि भाई ये हॉरोस्कोप पढ़ने का फ़ायदा क्या है? तो विष्णु भगवान ने जवाब दिया कि फ़ायदा यह है कि उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि क्या क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, और उससे ऊपर उठना है उसको। जो चीज़ मिल गई उसको आराम से, वो तो मिल ही गई, वो सब ठीक चलेगी, कोई चिंता मत करना। लेकिन जो चीज़ परेशानी है, कोई कहता है तुम्हारा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं होगा, उसको ठीक करो भाई। जो तुम्हारा करियर अच्छा नहीं होगा, ठीक करो भाई। और ठीक नहीं किया तो जैसा पहला था वैसा ही होगा, अगला जीवन भी वैसा ही होगा। पंचम भाव अगला जीवन, नवम भाव पिछला जीवन। मैं आपका एक एक जीवन पिछला पढ़ सकता हूं। बहुत शानदार। मतलब पिछले जीवन वाले जो कर्म हैं वो तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं, और बदलना ही चाहिए। तभी आप जो है पेड़ नहीं बने, आप पेड़ भी तो बन सकते थे। आप इंसान बने, पेड़ अपना जीवन चेंज नहीं कर सकता जड़ों को फैलाने के अलावा। आपको पूरा का पूरा दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए हैं, हाँ। आप उसको चेंज करिए, जो आपका पिछला जीवन था उसको और बेटर कीजिए। तो ये सब हमारे हाथ में है। अब इसी हमारे हाथ में जो सारी चीज़ें हैं उसमें एक द्वंद्व और लोगों के मन में चलता है। आई एम श्योर मेरे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। अगर हाँ तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए भी कि कर तो रहे हैं नौकरी, लेकिन लग रहा है बिजनेस के लिए पैदा हुए हैं, या कर तो रहे हैं बिजनेस पर लग रहा है बिजनेस वाला तो दिमाग ही नहीं है। कितना अच्छा होता 9 से 5 की नौकरी होती, टेंशन फ्री रहते कम से कम। तो क्या बिजनेस या नौकरी किधर सफलता मिलेगी या किधर जाएं, ये भी क्या कुंडली में लिखा होता है? जो लोग एक चीज़ कर रहे हैं और दूसरी की तरफ जाना चाहते हैं, वो हो सकता है ट्रैप हो सकता है ट्रैप हो। और वो वास्तव में होता ये है कि जैसे शाम को कुछ मित्र कहते हैं चल आज शराब पीने चलते हैं। ट्रैप होता है ना वो। आप जाते हो और वहाँ पर शराब पीते हो, फिर गाड़ी कहीं मार देते हो, एक्सीडेंट होता है, एक नया ट्रैप खुल जाता है। और आपको कुछ मित्र मिलते हैं, वो कहते हैं चलो यार आज चलते हैं लाइब्रेरी, कुछ पढ़ेंगे। आप उस तरफ ध्यान नहीं देते हो, कहते हैं यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रैप्स को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी लोग नौकरी कर रहे होते हैं, लाखों का पैकेज होता है, लेकिन उनको लगता है कि हमारी वजह से लाला जी कमा रहे हैं। हम जो है अगर अपना काम करेंगे तो हम तो बस मौज ले लेंगे। उनको पता नहीं है कि भाग्य लाला जी का चल रहा है। आप उनके भाग्य के अंदर एक योगदान कर रहे हो सिर्फ। यदि आपके कुंडली के अंदर वो योग नहीं है तो आप अननेसेसरी अपने उस चीज़ों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपकी कुंडली के अंदर है ही नहीं। तो यू हैव टू लुक इनटू दैट ट्रैप कि आप कहीं ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हो। और
बहुत से लोग हैं जो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि 10 साल 12 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद बिज़नेस चालू कर दिया, लोन ले लिया, ये कर लिया, वो कर दिया, और फिर आज इतना हालचाल ख़राब चल रहा है कि 1 तारीख को आने से पहले टेंशन हो जाती है कि सबकी तनख्वाह देनी है, और फिर जो है बिज़नेस के अंदर बहुत जगह कर्ज फंसा हुआ है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये है वो है, तमाम तरीके की सरदर्दी होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरदर्दी होनी ख़राब बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब तक चलेगी भाई, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। या तो नौकरी में आपको पता हो कि भाई 3 साल की जद्दोजहद है, उसके बाद बिज़नेस बहुत टॉप चल जाएगा, तभी करो। अगर लगता है कि बिज़नेस में ये फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कुंडली के अंदर धन योग है। देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि धन योग है। धन योग रेक किससे हो रहा है, किससे वो जो है उठ के आ रहा है, नौकरी से, बंधत्व से आ रहा है, या फिर आप जो है एक एम्प्लॉयर होके कर रहे हैं। वो पता ये चलता है नॉर्मली एक हॉरोस्कोप से कि हाउ दैट लक्ष्मी योग इज कमिंग। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करोड़ों का पैकेज होता है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि बमुश्किल हज़ारों कमा पाते हैं। उसका लक्ष्मी योग नौकरी से प्रज्वलित हो गया, और इसका हो सकता था कि नौकरी करके ज़्यादा पैसे कमा पाता, लेकिन इसका बिजनेस करने के बाद भी वो लक्ष्मी योग उस तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू आर टेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ प्लंज, you should get your horoscope verified for this yoga, whether it is an employee yoga or an employer yoga, whether you have a Lakshmi yoga or Dhan yoga or not in your horoscope, this has to be examined। और फिर आपको ये देखना है कि लक्ष्मी योगा किससे एक्टिवेट हो रहा है, सरदर्द करके हो रहा है या बिना सरदर्द करके हो रहा है। अच्छा। तो वो काम कर लेना चाहिए। हाँ, तो वो बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनके माता पिता को ये सजेस्ट करेंगे कि पहले उनकी कुंडली दिखानी चाहिए कि किस स्ट्रीम में जाएं और तब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? अरे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आजकल क्या होता है कि माँ बाप जो हैं वो भी बेचारे जो वो उन्होंने जीवन में किया नहीं होता, वो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कर लेंगे। मैं आईएएस नहीं बना, ये बनेगा, मैंने ये नहीं किया, ये काम करेगा। उसके ऊपर 4वीं-5वीं क्लास से ही वो आईएएस बना घूम रहा होता है घर के अंदर, या फिर वो बहुत बड़ा कोई अधिकारी बना घूम रहा होता है। और ये माँ बाप कल्प्रिट हैं इसमें कि वो जो है बच्चों के ऊपर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस करके रखते हैं, और 11वीं क्लास के अंदर ऐसे सब्जेक्ट्स चुनवा देते हैं कि अब तो ये आईआईटी ही करेगा, चाहे उसका जो धन योग है, अब फिर बता रहा हूँ, धन योग है, वो अकाउंट्स के अंदर फलित हो रहा था, या बीए इकोनॉमिक्स करके फलित हो रहा था, या फिर वो एलएलबी करके फलित हो रहा था। उनको ये पता ही नहीं चलता, वो उसको वास्तव में जो है वो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ भेज दिया। 2 साल जो है उसने इंजीनियरिंग करी, मतलब उसकी तैयारी करी, वो नहीं हुआ, फिर 1 साल उसको एक्स्ट्रा दिया, और फिर क्या है, घर के अंदर एक डिप्रेसिव माहौल शुरू हो जाता है। वो बच्चा जो है वो अपनी आंखें चुराता है, माँ बाप जो हैं उसको देख कर उनके मन में एक घृणा सी उठती है कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया और ये बिल्कुल निखट्टू निकला, इतना तो ख़राब कोई नहीं था, शर्मा जी का बेटा इतना अच्छा कर गया, फलाने का इतना अच्छा कर गया, ढिमकाने का इतना अच्छा कर गया। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका बच्चा है लायक किसका, और ये हॉरोस्कोप देख के पता लगता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ उन सब माँ बाप को जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो ये देख लो कि जुपिटर मरकरी है कैसा हॉरोस्कोप के अंदर। जुपिटर होता है ज्ञान लेने का कारक, और मरकरी होता है ज्ञान को डिस्पेंस करने का कारक। यानी कि आपके पास बुद्धि बहुत है, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया तो आप लिख ही नहीं पाए, दैट इज़ मरकरी। आपने बहुत अच्छा ज्ञान ले लिया, दैट इज़ गुरु। बच्चे, आपने सुना होगा माँ बाप कहते हुए, हमारा बच्चा है तो बहुत इंटेलिजेंट लेकिन रिजल्ट नहीं आता इसका ठीक, दैट इज़ डिस्पैरिटी बिटवीन द एनर्जीज ऑफ जुपिटर एंड मरकरी। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आता उनको कख नहीं है, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो लगता है कितना गुणवान होगा। हाँ। उनका मरकरी यानी कि बोलने की क्षमता या बताने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन गुरु इतना अच्छा होता नहीं है। तो वो एनर्जी अलाइन करनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो एनर्जी अलाइन होगी। यानी गुरु कम से कम इतना तो अच्छा हो कि वो अच्छी मरकरी को बैलेंस कर सके, और मरकरी इतना अच्छा हो कि वो एक अच्छे गुरु को बैलेंस आउट कर सके। उसमें उपाय काम करते हैं, और उपाय क्या काम करते हैं कि मॉक टेस्ट लीजिए, उसके अंदर टेस्ट लिखिए। अगर किसी का अपने आप को डिलीवरेंस अच्छा नहीं है, वो अच्छी डिलीवरी नहीं कर पाता, तो जो उसने पढ़ा है कम से कम उसके टेस्ट होने चाहिए बाकायदा, बार बार, ताकि मरकरी अच्छा होना शुरू हो जाए। अगर उसको ये पता चल जाएगा यार मैं लिख के आता हूँ, मेरी मम्मी जब घर में अपना कॉपी जांचती है या मेरी टीचर कॉपी जांचती है तो नंबर नहीं आते, तो इसका मतलब मुझे उसके ऊपर इम्प्रोवाइज़ करना है, और फिर वो इम्प्रोवाइज़ करना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो सकता, काम को पता होना चाहिए कैसे करना है, तो वो हो भी सकता है।
विनय जी, आप यकीन मानिए, मैंने इतने ज्योतिषियों से बात की है, लेकिन जहाँ नंबर कम आ रहे हैं एग्जाम में तो वो उसके उपाय बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, सूर्य को जल दो, लेकिन मॉक टेस्ट करो और उसकी क्यों ज़रूरत है और उससे मरकरी कैसे ठीक होगा, ये बताने वाले ज्योतिषी मुझे लगता है बहुत कम है कि मॉक टेस्ट से भी मरकरी ठीक होता है। देखिए, मैं उन सबको नमन करता हूं जो आपके साथ बैठे हैं, लेकिन बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर बच्चा को ये पता हो कि उसको खाना क्या है, अपनी माँ को बताएगा नहीं, तो माँ उसको रोज़ वो भिंडी पराठा दे देगी। बच्चे को पता होगा वो मम्मी मुझे तो पास्ता खाना है या मेरे को पास्ते की क्रेविंग हो रही है, हाँ। तो माँ को नहीं आता होगा तो यूट्यूब देखेगी, सीखेगी, बना देगी। पता होना चाहिए कि हमारे अंदर कमी क्या है। भगवान के पास जा रहे हो, भगवान जब हम हनुमान जी के पास जाते हैं कहते हैं ना कि मुझे बल बुद्धि विद्या सब दो, लेकिन पता होना चाहिए कि हम विद्या तो है लेकिन हमको डिस्पेंस की पावर है कि नहीं है। तो मुझे भगवान को उपाय भी करने हैं, तो भगवान से ये कहना है कि जी मैं ना लिख नहीं पाता ठीक तरीके से, मैं बोल नहीं पाता ठीक तरीके से, जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं भूल जाता हूँ, मेरे को ना समझ तो है लेकिन मैं उनको सही तरीके से शब्दों में पिरो नहीं पाता हूँ। तो ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता है और उसके मुझे टेस्ट करने हैं और भगवान के पास जाना है ये कहने के लिए कि मुझे शक्ति दो कि जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं वो अच्छी तरीके से कर पाऊँ। तो बिजनेस या नौकरी में क्या है कुंडली में और कैसे देखा जा सकता है वो तो आपने बता दिया, लेकिन और एक चाहत मुझे लगता है हर भारतीय में है कि हम विदेश में सेटल हो जाएं, हम अब्रॉड चले जाएं, क्योंकि यहाँ तो हम नोट कमा रहे हैं रुपए में, वहाँ हम डॉलर में कमाएंगे। तो ये डॉलर में कमाने की जो चाहत है और कई लोगों की पूरी होती है, कईयों की नहीं होती है, तो क्या वो भी विदेश जाने का योग या विदेश जा कर के तरक्की, नौकरी, ये सब पाने का योग क्या कुंडली में होता है? बिल्कुल होता है और ये बहुत सेंसिटिव मैटर है क्योंकि मेरे पास जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं उनको यूएस सेटल होना होता है, मेरे पास नॉर्थ इंडिया के ख़ासतौर से पंजाब के होते हैं उनको कनाडा सेटल होना होता है, जो बीच के लोग होते हैं उनको जाना होता है ऑस्ट्रेलिया, या फिर अब जर्मनी का पैटर्न शुरू हो चुका है कि हमें वहाँ जाना है, यूरोप में सेटल करने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश का कुंडली में योग होता है कि आप जाएंगे कि नहीं, लेकिन उस योग से बड़ा एक और योग होता है कि प्रॉफिटेबली वहाँ पर आप सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। प्रॉफिटेबली का मतलब ये होता है कि घर के अंदर 9 रुपये मिलने अच्छा है, बाहर 11 रुपये से। मतलब एक सिंपल सी बात यह है कि घर में रहेंगे, 4th हाउस मजबूत रहता है। 4th हाउस का मतलब आपके माँ, आपका घर, आपके संस्कार, आपके आसपास के लोग। जब आप बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट में जाते हैं, उतरते हैं, आपको सब अपने मिलते हैं, नमस्ते हुए ना हो लेकिन फिर भी आंखों आंखों में बात होती है कि हाँ सब कुछ ठीक है, ये हो। आपको लगता है कि कल कोई दिक्कत होगी तो साथ में गुप्ता जी हैं उनसे बात हो जाएगी, इनसे ये बात हो जाएगी। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब ये देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर से, विदेश से धन का योग है तो वो किसकी कॉस्ट में आ रहा है। मान लीजिए कि इंडिया में बैठ के वो कमा ही नहीं सकता या फिर इतना पैसा आएगा ही नहीं, तो और विदेश रोक अच्छा है तो जाओ, खूब जाओ, तुमको जाना चाहिए। लेकिन अगर सपोज मार्जिनली फ़र्क है, वहाँ अच्छा मिल रहा है लेकिन 4th हाउस के कॉस्ट पे मिल रहा है, तो हम मना करते हैं। तो ये भी देखने का एक ब्यूटी होती है हॉरोस्कोप को कि उसको सही प्रकार से गाइडेंस देना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं बिल्कुल एक अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं ना कि सर विदेश जाना है, अगले साल जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, और ये उद्देश्य है, अच्छे पैसे कमाने हैं। मैं उनकी बात सुनता ही नहीं हूँ। मैं उनकी बात ये कहता हूँ कि भाई जाना क्यों है, अगर सपोज कुंडली में योग नहीं है, योग है भी और हल्का योग है। फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस और नौकरी की बात है, 100 रुपये आपको मिलते हैं नौकरी में, बिजनेस करके 110 रुपये मिलेंगे तो आप क्या करना चाहोगे? सिंपल सी बात है कि यार नौकरी करेंगे ना, सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे घर में तो होंगे अपने, नहीं करेंगे चाहे 110 रुपये मिल रहे हो। यही बात विदेश के अंदर भी है कि अगर आपको अपनी धरती पे 9 रुपये मिल रहे हैं और बाहर की धरती पे आपको 11 रुपये मिल रहे हैं, तो आप क्यों बिना मतलब में बाहर जाओ? यहाँ रहो, 4th हाउस को मजबूत करो, 4th हाउस टू 4th हाउस, 7th हाउस को मजबूत करो। ये सारे के सारे केंद्र मजबूत हो जाते हैं, 4th टू 4th, 7th टू 4th, 10th टू 4th 1, सारे मजबूत हो जाते हैं आपकी जन्मभूमि पे रहने पर। बाहर जाते हैं तो केंद्र यानी कि त्रिकोण, केंद्र तो पहले हो गए, त्रिकोण मजबूत होने शुरू हो जाते हैं, अच्छी बात होती है। तो प्रचंड योग यदि बाहर है तो जाइए, वरना
आपने देखा होगा कि अब पता नहीं आपको इतना एक्सपीरियंस है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा कि 40, 45, 50 साल के लोग जो होते हैं, जिनको बाहर रहते हुए 10 साल हो जाते हैं, उनको अपनी जन्मभूमि याद आती है। उनको लगता है कि वापस चलो, उनको लगता है कि यहाँ बहुत हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे अब विदेशी हो जाते हैं, बच्चे अब जो हैं वहाँ पर सेटल हो चुके होते हैं, उनका घर वो हो जाता है, आपका घर यहाँ है, उनका घर वो है, आप समझ ही नहीं पाते क्या करें क्या ना करें। और फिर धीरे धीरे आप ना यहाँ के बचते हैं ना वहाँ के बचते हैं। इंडिया आके आपको अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आपका 10-20 साल का डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, तो यहाँ भी रिश्तेदार आपसे विमुख हो जाते हैं, आपके यहाँ पर परिवेश भी हल्के पड़ जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है ना, वो त्रिशंकु सा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है टाइम से अपने हॉरोस्कोप को दिखाना और ये समझना कि करना क्या चाहिए, क्योंकि जीना तो मज़े के लिए है ना, इन्जॉयमेंट आना चाहिए। हाँ, और मैंने तो ज़्यादातर ऐसे लोग देखे हैं जो विदेश जाके फिर वहाँ पे भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे घर चाहिए, वहाँ पर गाड़ी चाहिए, और फिर वो उस ट्रैप में भी फंसे हुए मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका मतलब, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस ये है कि इंडिया के अंदर भी लोन होगा, बाहर भी लोन होगा। इंडिया में थोड़ा छोटे घर का लोन होगा, वहाँ बड़े घर का लोन होगा, लोन चलेगा लेकिन। हाँ, तो बहरहाल जो अपनी धरती है वहाँ का सुख अलग है, जो यहाँ रह रहा है, और ख़ासकर वो कि जो बाहर जाके यहाँ पर वापस लौटा है, वो सुख को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है। हमें तो जो चीज़ें फ्री फंड की मिल गई हैं, हम उन्हें उतना तवज्जो नहीं देते हैं, मुझे लगता है। अब क्योंकि विनय जी ये लैंडिंग का वक्त हो गया है, सफ़र तो बहुत अच्छा था जैसे हमने टेक ऑफ किया, और मैं हमेशा हर पॉडकास्ट में ये सोचती हूँ कि भाई क्रैश लैंडिंग ना हो। तो क्रैश लैंडिंग तो आज नहीं हुई है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपके ये जितने आपने टिप्स दिए हैं उससे मेरे व्यूवर की भी लाइफ में अगर क्रैश लैंडिंग होने वाली होगी तो वो उससे बचेगा। अब चलते चलते, क्योंकि ये लैंडिंग का समय है, आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहेंगे व्यूवर्स को कि आप, क्योंकि जब ज्योतिषी सामने होता है तो हम तो गुरु के समान ही उन्हें समझते हैं, और हम ये मानते हैं कि भाई वो जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, उस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ऑटो पायलट मोड में हमारी लाइफ चली जाएगी। तो ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। और वो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे पास लोग आते हैं और वो अपनी हॉरोस्कोप को सामने रखते हैं और कहते हैं मुझसे कि ये जो हॉरोस्कोप है, ये आप इसको किस श्रेणी में मानते हो। वो ये सुनने की ख्वाहिश में होते हैं कि मैं ये बोलूं कि बहुत अच्छा है या ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो भी पूछते हैं कि सर ये हॉरोस्कोप में कुछ है भी कि नहीं है, मतलब हम कुछ कर भी पाएंगे जीवन में कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि एवरी हॉरोस्कोप इज़ ब्यूटीफुल, एवरी हॉरोस्कोप इज़ ब्यूटीफुल। हर एक हॉरोस्कोप के अपने चैलेंजेस हैं जो कि हमको पता नहीं होता, कि हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छा जी रहा है, हमें पता ही नहीं होता कि उसके घर में क्या चल रहा है। उसके घर में भी राहु है, उसके घर में भी केतु है, उसके घर में भी मंगल है, उसके घर में भी शनि है। हर एक घर के अपने चैलेंजेस हैं, आपके अपने चैलेंजेस हैं। आप ये समझ रहे हो कि आप ही परेशान हो, आपको पैसा नहीं आ रहा, आपका घर नहीं बना, आपकी नौकरी हल्की है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भी कुछ न कुछ दिक्कत में है। हमको तो ये देखना है कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं। तो एक तो कंपेयर मत करो, और दूसरी बात, आपका हॉरोस्कोप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉरोस्कोप फॉर यू एंड वी हैव टू मेक इट इवन बेटर। तो अगर घर से ऑफिस तक जाना है, गाड़ी चला रहे हो, तो ट्रैफिक जैम से बचना है, गड्ढे आ रहे हैं उससे बचना है। ये थोड़ा ना गड्ढा आया तो हाँ नहीं हम तो सीधे जाएंगे और तार से गाड़ी उसमें मार दी। तो यू शुड नो कि कहाँ कहाँ पर पिटफॉल्स हैं, कैसे निकलना है। एक बार हम उनसे निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोन लें न लें, मकान खरीदें ना खरीदें, एक्सपैंड करें ना करें, ये होते हैं पिटफॉल्स। ये डिसीजन मिल जाए आपको जीवन में तो बहुत सुनहरा जीवन है, कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। मंगल ही मंगल होगा इसके बाद। और मैं ये चाहती हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है इसे आप अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके ज़रूर रखें, ताकि आप इसको बिहार इलेक्शन में भी देख पाएँ, बंगाल इलेक्शन में भी देख पाएँ, 27 के यूपी इलेक्शन में भी देख पाएँ, 29 का जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन रहने वाला है वो भी आप देख पाएँ। आगे आने वाले कई सालों तक की बातें इस पॉडकास्ट में है, तो वो मिस ना हो जाए आपसे, इसलिए इसको आप सेव करके रखिए। और आप जितनी बार इसे देखेंगे आई एम श्योर आप विनय जी को याद ज़रूर करेंगे, और हम भी हर इलेक्शन की तारीख पर और आपके हर प्रेडिक्शन की तारीख पर विनय जी ज़रूर आपको याद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। लव यू टॉकिंग टू यू। नमस्कार।